स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। बट यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल एक्चुअल में होती क्या है। तो सेल में पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, सेल क्या है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। मतलब सेल सबसे छोटी इकाई होती है लाइफ की, जो कि कैपेबल होती है, सक्षम होती है हमारी लाइफ के सारे फंक्शन करने के लिए। लाइक ब्लड सेल, नर्वस सेल, मसल्स सेल, है ना, ये सारी क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, लाइक बैक्टीरिया सेल एंड वायरस सेल। दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म ऑल बॉडी मेड अप बाय ओनली वन सेल। दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इनके न्यूक्लियर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है उनके चारों ओर न्यूक्लियर पोर नहीं होती। एंड यूकैरियोटिक सेल जिनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, लाइक प्लांट सेल, ह्यूमन सेल और एनिमल सेल। दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म ऑल बॉडी मेड अप बाय मैनी और मोर सेल्स। नाउ सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल के चारों ओर जो सराउंडिंग पार्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन विच कैन सपोर्ट सेल साइज एंड प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, है ना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सराउंडिंग पार्ट होती है, सेल के चारों ओर जो बनी हुई होती है एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल को एक स्पेसिफिक साइज प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है ना। और ये किसकी मिलकर बनी होती है, विच इसका कंपोजिशन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। 2 लिपिड होती है लिपिड्स की, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, जो आपस में अल्टरनेटिव क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके अलावा इस फास्फोलिपिड बाइलेयर में क्या इम्बर्ज रहता है, प्रोटीन ऑल्सो इम्बर्ज रहता है, इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेम मेम्ब्रेन सेम रहती है, आप प्रोकैरियोटिक की बात करो या यूकैरियोटिक, दोनों में इसका कॉम्पोजिशन किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का। इस डायग्राम में आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है पूरी अच्छे से। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। अब हम सेकेंड थिंग को डिस्कस करने वाले जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज थिक स्टिकी एंड चिपचिपा एक द्रव्य होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर पाया जाने वाला एक चिपचिपा लिक्विड होता है ना। इसमें क्या होता है, 70% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, एंजाइम और सॉल्ट भी इंक्लूड रहते हैं। अब सेल के सभी ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे किसके अंदर स्प्रेड रहते हैं, इसके लिक्विड मटेरियल के अंदर स्प्रेड रहते हैं। ओके और इस डायग्राम में आपको पूरा दिख रहा है कि ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, देन साइटोप्लाज्म है एंड देन बीच में न्यूक्लियस है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस। यह सेल का मेन पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, जिसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल का होता है वो क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटी का कंट्रोलर कौन होता है, न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर्स बोला जाता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनकर उस न्यूक्लियर स्पोर के द्वारा कहाँ जाता है, सेल के बाहर। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। यहाँ आपको यूकैरियोटिक का ऑल ओवर स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो सेल के चारों ओर आउटर लेयर है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। देन क्या आता है, साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है। देन बीच में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में एक और होता है न्यूक्लियोलस, जिससे आरएनए का सिंथेसिस होता है। देन एक वैक्यूल्स होता है। इसके अलावा सेल्स में क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, है ना, साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक्स में ये सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्योंकि वह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी ऑल ओवर बॉडी केवल एक ही मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है।
माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। मतलब इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है फॉस्फोलिपिड की, वह कितनी होती है? डबल होती है। इसी की तरह जैसे क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी क्या होती है? जो आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है? डबल होती है। एज इट इज़ किस में होती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और इसके पास एक इसकी खासियत होती है कि इसके पास सबसे बड़ा क्या होता है? इसका सेल्फ डीएनए होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर ऑल ओवर सेल का डीएनए होता है वो तो होता ही है, इसके अलावा इसके पास क्या होता है? सेल्फ इसका डीएनए होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया किसका वर्क करता है? इसका वर्क क्या है? बस एनर्जी फॉर्मेशन। ये जितना भी हमको नीड लगती है एनर्जी की, वो कौन बनाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। देन कौन सा हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे? लाइसोसोम। अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ही सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट बताना है। और सेकेंड वन सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है हमारी बॉडी में, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आएगा। अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि जो सेल ऑर्गेनल ठीक से वर्क नहीं कर पाते या डेड सेल्स होती हैं उनको क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उनको क्या कर देते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में आसानी से क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके। यह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है? हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। देन अब लास्ट वन क्या आ जाता है? गोल्गी बॉडी। इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, आप इसको और भी लार्ज कर सकते हैं। अब गोल्गी बॉडी क्या होती है? गोल्गी बॉडी भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में होती है और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? ट्रांसपोर्टिंग के। किसी भी मॉलिक्यूल को या सेल्स को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र होना है, देन ये ट्रांसपोर्टिंग करती है। मॉडिफिकेशन करना है, किसी में भी कोई चेंजेस करना है, देन मॉडिफिकेशन का काम भी बॉडी में गोल्गी बॉडी करते। पैकेजिंग, जैसे आरएनए या क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीन की बाइलेयर बनाना, ये जो भी पैकेजिंग का काम होता है वह कौन करता है हमारी बॉडी में? गोल्गी बॉडी। और प्रोटीन और लिपिड्स की भी ये क्या करती है? पैकेजिंग करती है।